आज के इस वीडियो में हम ठोसों के यांत्रिक गुण नामक चैप्टर से एमसीक्यू हल करने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की इस सीरीज में आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रत्यास्थता की सीमा में हुक के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ विद इन द रेंज ऑफ इलास्टिसिटी। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन, यानी कि प्रतिबल विकृति के बराबर होता है। सेकंड ऑप्शन है प्रतिबल बटा विकृति बराबर प्रत्यास्थता गुणांक, मीन्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। थर्ड ऑप्शन है विकृति अपॉन प्रतिबल बराबर प्रत्यास्थता गुणांक, मीन्स स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस ऑप्शन में चूंकि प्रश्न में लिखा हुआ है हुक के नियम के अनुसार, तो हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो प्रतिबल बटा विकृति के बराबर होता है, यानी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होगा। अतः सही उत्तर है प्रतिबल बटा विकृति बराबर प्रत्यास्थता गुणांक। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, बाय यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाले किसी पदार्थ के ए अनुप्रस्थ परिच्छेद और एल लंबाई के तार को यदि एफ बल लगाकर खींचा जाए तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। ऑन स्ट्रेचिंग वायर यंग मॉड्यूलस वाई ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ एल बाई ए फोर्स एफ, देन इंक्रीजिंग इन लेंथ इज। फर्स्ट ऑप्शन है एफ एल अपॉन ए वाई, सेकेंड ऑप्शन एफ वाई अपॉन ए एल, थर्ड ऑप्शन एल वाई अपॉन एफ ए, और फोर्थ ऑप्शन है एफ ए एल अपॉन वाई। यदि हम यंग मॉड्यूलस के फॉर्मूले पर विचार करें तो हमारा यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है वाई इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल, जहाँ एफ फोर्स, एल इनिशियल लेंथ, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्मॉल एल इंक्रीज इन लेंथ और वाई यंग मॉड्यूलस है। यदि हम एल को LHS में ले आए और वाई को RHS में भेजेंगे, फॉर्मूला होगा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई, और यही हमारा आज का आंसर है कि इंक्रीज इन लेंथ होगी एफ एल अपॉन ए वाई। क्वेश्चन थर्ड, वायु की समतापी प्रत्यास्थता ET और रुद्धोष्म प्रत्यास्थता ES के मध्य संबंध है। फॉर एयर रिलेशन बिटवीन आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ET एंड एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ES इज। फर्स्ट ऑप्शन ES इक्वल टू ET, सेकेंड ऑप्शन ES इज लेस देन ET, थर्ड ऑप्शन ES अपॉन ET इक्वल टू 1.4, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता यानी एडियाबैटिक इलास्टिसिटी और समतापी आयतन प्रत्यास्थता यानी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, इनका रेशो होता है गामा के बराबर और जिसकी वैल्यू होती है 1.4। तो हमारा ऑप्शन जो इसमें आएगा वो आएगा ES अपॉन ET इक्वल टू 1/4, ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन फोर्थ, पॉइसन निष्पत्ति का व्यवहार में संभव मान है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.4, सेकेंड -5, थर्ड ऑप्शन 0.5 से अधिक, और फोर्थ ऑप्शन है 0। पॉइसन निष्पत्ति का थ्योरेटिकल वैल्यू जो होती है वो -1 से लेके 0.5 तक होती है, परंतु उसमें से -1 और 0 तक की जो वैल्यूज हैं वो हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, और 0 से ऊपर और 0.5 से नीचे तक की जो वैल्यू है वे रियल यानी वास्तविक वैल्यू हो जाती है। इसलिए इन सभी ऑप्शंस में से हमारे पास सही उत्तर होगा 0.4, क्योंकि प्रश्न पूछा गया व्यवहार यानी कि प्रैक्टिस में जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या होगी, तो वो होगी 0.4, बाकी सारी वैल्यू हाइपोथेटिकल है। क्वेश्चन 5, कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? ऑप्शन तांबा, इस्पात, प्लास्टिक, रबर। मोस्ट इलास्टिक मटेरियल इज कॉपर, स्टील, प्लास्टिक और रबर। तो मोस्ट इलास्टिक मटेरियल की वैल्यू चूंकि इन चारों में से हमें पता करनी है, तो मोस्ट इलास्टिक वैल्यू वाला जो ऑप्शन इसमें है वो है इस्पात, क्योंकि इस्पात यानी स्टील वह पदार्थ है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर
अप्लाई किए जाने वाले एक्सटर्नल फोर्स का सबसे ज्यादा विरोध यानी अपोज करता है, इसलिए इस्पात इसका सही ऑप्शन है कि इस्पात सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। क्वेश्चन 6, 20 इंटू 10⁸ 20 गुणा 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रतिबल लगाने पर किसी तार की लंबाई 2 गुनी हो जाती है तो तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा। If the length of a wire doubled when a stress of 20 into 10⁸ Newton per meter square is applied, then Young modulus of the wire is, options है 40 into 10⁸, 20 into 10⁸, 10 into 10⁸ और 5 into 10⁸। तो यहाँ में जो ऑप्शन दिए गए हैं कि स्ट्रेस यानी प्रतिबल की जो वैल्यू है वो है 20 into 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वो कह रहे हैं कि तार को खींचने पर यानी उसको स्ट्रेच करने पर तार की लेंथ डबल हो जाती है। लेंथ डबल होने का मतलब है कि लेंथ में जो इंक्रीजमेंट एल स्मॉल एल है उसकी वैल्यू उसकी इनिशियल लेंथ कैपिटल एल के बराबर होगी। और यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू प्रतिबल यानी स्ट्रेस अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। तो प्रतिबल की वैल्यू उनको दी है 20 इंटू 10⁸, और विकृति होती है L अपॉन एल। तो L अपॉन एल की वैल्यू इसके आधार पर, चूंकि दोनों वैल्यू बराबर है तो ये 1 हो जाएगी, तो y की वैल्यू आएगी 20 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू कट चुकी है इसलिए ये आंसर फाइनल है, यानी कि यंग मॉड्यूलस की वैल्यू होगी 20 इंटू 10⁸। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खींचे गए तार के प्रति एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति स्क्वायर, सेकेंड 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति, थर्ड 1/2 इंटू यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणा विकृति का वर्ग, और फोर्थ ऑप्शन है 1/2 यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणा विकृति। द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए स्ट्रेच्ड वायर इज, फर्स्ट ऑप्शन है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, सेकेंड 1/2 स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, थर्ड 1/2 यंग मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, और फोर्थ 1/2 यंग मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन। पर यूनिट वॉल्यूम जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसका जो फॉर्मूला होता है U इक्वल टू 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति, 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति। और ये जो हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ यंग प्रत्यास्थ गुणा प्रतिबल विकृति, यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा प्रतिबल की वैल्यू आएगी, प्रतिबल बराबर आएगा y इंटू विकृति, और ये वैल्यू यदि हम ले जाके यहाँ पुट अप करें तो क्या आएगी U इक्वल टू 1/2 y यानी यंग मॉड्यूलस इंटू विकृति, और एक विकृति पहले से ऐसे स्क्वायर हो जाएगा तो हमारा सही आंसर होगा 1/2 यंग मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन यानी विकृति का वर्ग, ये सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 8, एक तार पर भार mg लटकाने पर तार की लंबाई में स्मॉल l वृद्धि हो जाती है, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य होगा। When a weight mg is hung on a wire, the length of the wire increased by small l. The work done in this process is, फर्स्ट ऑप्शन है 1/2 mgl, सेकेंड ऑप्शन mgl, थर्ड 2 mgl, और फोर्थ ऑप्शन 0। जब किसी वायर को स्ट्रेच किया जाता है और उस वायर के नीचे के पॉइंट पर हम एक वेट लटका रहे हैं W इक्वल टू mg, इस वेट के कारण मान लीजिए तार की लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि हो गई, पहले लंबाई l थी अब स्मॉल l बढ़ गई है, तो इसमें l वृद्धि को उत्पन्न करने में इस वेट W इक्वल टू mg का रोल है। परंतु यहाँ पर कार्य का जो मूल सूत्र है, कार्य बराबर होता है बल गुणा वृद्धि यानी विस्थापन। पर यहाँ बल जो है उसके साथ एक विशेष बात यह है कि जब इस वायर पर कोई बल नहीं लगा था तब ये वृद्धि 0 थी, और जब बल को 0 से बढ़ाकर mg किया गया तब ये वृद्धि l हुई, इसलिए यहाँ पर बल की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा औसत बल यानी एवरेज फोर्स इंटू वृद्धि। इसलिए हमारे पास उत्तर आएगा W इक्वल टू 1/2
F प्लस 0 इंटू स्मॉल एल। F फाइनल फोर्स है और 0 इनिशियल फोर्स है, इसलिए ऑप्शन हुआ 1/2 F इंटू एल। चूंकि F की जगह हम W को कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए आंसर आएगा 1/2 mgl, और ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन 9, विकृति का मात्रक है। द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज, फर्स्ट ऑप्शन मीटर, सेकंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, थर्ड पर मीटर, और फोर्थ कोई मात्रक नहीं होता, यानी नो यूनिट। विकृति यानी स्ट्रेन का एक सूत्र है, विकृति बराबर होता है विमा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक विमा। यहाँ विमा की जगह हम लेंथ अपॉन लेंथ लिख सकते हैं, वॉल्यूम अपन वॉल्यूम लिख सकते हैं। क्योंकि परिवर्तन होने से यूनिट नहीं बदलेगा, विमा की जगह से हमने लेंथ लिखा है, तो इसका मतलब लेंथ में परिवर्तन बटा इनिशियल लेंथ, तो फिर मात्रक होगा मीटर अपॉन मीटर। यदि हम वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम माने तो मीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब। तो कोई सी भी स्थिति हो, चूंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हम लिखेंगे कि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, यानी ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, और यही हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 10, प्रतिबल का मात्रक है। द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज, फर्स्ट ऑप्शन न्यूटन पर मीटर, सेकेंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, थर्ड न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नो यूनिट यानी कोई मात्रक नहीं। तो प्रतिबल का फॉर्मूला होता है, प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। यहाँ एक विशेष बात यह है कि बल के रूप में प्रत्यानयन बल सही शब्द होता है, और संकेत रूप में जब लिखते हैं तो केवल लिख देते हैं F अपॉन ए, और F का मात्रक होता है न्यूटन, और ए यानी एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए सही आंसर होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रश्न 11, प्रति एकांक क्षेत्रफल बल की विमाएं बराबर नहीं है। द डायमेंशंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया आर नॉट इक्वल। फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रेस प्रतिबल, सेकेंड स्ट्रेन विकृति, थर्ड प्रत्यास्थता गुणांक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और फोर्थ ऑप्शन है दाब यानी प्रेशर। हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा है, प्रतिबल इक्वल टू होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, जिसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमारे प्रश्न में जो हमसे पूछा गया वहां पूछा प्रति एकांक क्षेत्रफल बल, यानी डायमेंशंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हुआ, यदि हम इस फॉर्मूले पर जरा विचार करें, इफ ए इक्वल टू 1 देन प्रतिबल बराबर आ जाएगा F, यानी कि प्रतिबल को ही एकांक क्षेत्रफल का बल कहते हैं, और उसका यूनिट हम निकाल चुके हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब का जो सूत्र होता है वो भी होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो उसका भी मात्रक यही बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र होता है प्रतिबल बटा विकृति। क्योंकि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए प्रतिबल का जो मात्रक हो वो प्रत्यास्थता गुणांक के मात्रक के समान होगा, यानी इन तीनों के मात्रक एक ही जैसे होंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो है विकृति। विकृति का मात्रक प्रति एकांक क्षेत्रफल के बल यानी प्रतिबल के बराबर नहीं होता, तो सही आंसर है विकृति। क्वेश्चन 12, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मात्रक है। तो यहां फिर से देखें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रतिबल का मात्रक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब का भी मात्रक है ना। तो इन तीन चीजों का मात्रक तो सेम है, ये हमें पता चल गया। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन है नंबर 1 प्रतिबल, सही ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है प्रत्यास्थता गुणांक, सही ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है दाब, ये भी सही ऑप्शन है। क्योंकि ये तीनों सही हैं तो क्वेश्चन में 4th नंबर पे पूछा गया है इन सभी का, इसलिए यही एक सही उत्तर है इन सभी का। क्वेश्चन 13, तांबे की अपेक्षा स्प्रिंग स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि। स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ स्टील रादर देन कॉपर बिकॉज। फर्स्ट ऑप्शन स्टील सस्ता होता है, स्टील इज चीपर। सेकंड स्टील चमकदार होता है, स्टील इज लस्ट्रस। थर्ड ऑप्शन स्टील अधिक मात्रा में पाया जाता है, स्टील इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज। और फोर्थ ऑप्शन है स्टील का प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होता है।
स्टील हैज ए हायर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन सभी ऑप्शंस में से जो फोर्थ ऑप्शन है वो एक परफेक्ट ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए, क्योंकि स्प्रिंग नॉर्मली हम उस पदार्थ को कहते हैं जो दबाने पे भले ही दब जाता हो परंतु छोड़ने पर अपनी इनिशियल पोजीशन में जल्दी से आ जाता है, यानी उसमें प्रत्यास्थता का गुण यानी इलास्टिसिटी का जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो पाई जाती है। और ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जाने का मूल कारण है उसका हायर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी स्टील का प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होता है। तो ये उसके ऑप्शन है कि स्टील का प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होता है, इसलिए स्प्रिंग हमेशा स्टील के ही बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हुक का नियम वस्तुतः परिभाषित करता है। हुक्स लॉ इसेंशियली डिफाइंस, फर्स्ट ऑप्शन विकृति, सेकंड ऑप्शन प्रत्यास्थता गुणांक, थर्ड ऑप्शन प्रतिबल और फोर्थ ऑप्शन प्रत्यास्थता की सीमा। मीन्स स्ट्रेन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस एंड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो हुक का नियम के आधार पर हमें ये सूत्र प्राप्त होता है कि प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटा विकृति। तो वास्तव में हुक का नियम प्रत्यास्थता गुणांक को डिफाइन करता है, यही इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 15, एक ही पदार्थ से बने दो तारों की लंबाई समान है तथा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है। हमको दिया गया है R1 अनुपात R2 इक्वल टू 2:1। यदि दोनों तारों पर समान बल से खींचा जाए तो उनकी लंबाइयों में वृद्धि का अनुपात होगा, यानी हमको चाहिए L1 अनुपात L2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Two wires made of the same material have the same length and the ratio of their radii is 2:1. If both the wires are pulled with the same force, then the ratio of increase in their length will be, फर्स्ट ऑप्शन है 1:4 यानी 1:4, सेकेंड 1:2 1:2, थर्ड 3:1 2:1 और फोर्थ है 8:1 8:1। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र होता है y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल। ए की जगह हम लिख सकते हैं एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल, यहाँ ये आर रेडियाई है, एल इंक्रीज इन लेंथ, कैपिटल एल इनिशियल लेंथ ऑफ वायर, एफ फोर्स, वाई यंग मॉड्यूलस। प्रश्न कह रहा है एक ही पदार्थ के यानी y सेम होंगे, एक ही लंबाई के यानी l सेम होगा, एक ही बल से खींचा जाता है इसलिए ये भी सेम होगा। पाई एक कांस्टेंट है तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं कि l इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी l इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो आएगा L1 अपॉन L2 इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। क्योंकि R1 R2 की वैल्यू 2:1 है, यानी कि R1 की वैल्यू को 2 मानना चाहिए और R2 की वैल्यू को 1 मानना चाहिए, तो ये आएगा 1 अपॉन और 2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, तो राइट आंसर होगा 1:4 यानी 1:4। क्वेश्चन 16, एक ही पदार्थ से बने दो तारों की लंबाइयां और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है। प्रश्न इस बार कह रहा है कि उनकी लंबाइयों का अनुपात भी 2:1 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी 2 है, यानी कि ये कह रहे हैं L1:L2 इक्वल टू 2:1 और R1:R2 इक्वल टू 2:1। ये क्वेश्चन में बोला गया है यदि दोनों तारों पर समान बल से खींचा जाए, यानी कि F की वैल्यू समान होने की बात बोली जा रही है, तो उनकी लंबाइयों में वृद्धि का अनुपात क्या होगा। फिर से यही पूछ रहे हैं L1:L2 की वैल्यू क्या होगी। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड रेडियाई ऑफ टू वायर्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल इज 2:1। If both the wires are pulled with the same force, then ratio of increase in their length will be 1:4, 1:2, 2:1, 8:1। These are the options। देखते हैं क्या होगा। फॉर्मूले में y सेम है, f सेम है, पाई कांस्टेंट है, पर इस बार l सेम नहीं है, l डिफर कर रहा है, r डिफर कर रहा है और l की वैल्यू को पता करना है। तो यदि इस फॉर्मूले के अनुसार हम देखें तो R स्क्वायर L और L,
तो L यहाँ आ रहा है, L अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसलिए बनेगा स्मॉल एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो हमारे पास फार्मूला बनेगा L1 अपॉन L2 इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इंटू L1 अपॉन L2। R2 R1 की वैल्यू निकालेंगे तो R2 की वैल्यू है 1 और R1 की वैल्यू 2, तो ये आएगा 1/4 इंटू L1 L2 देखेंगे तो ये 2 इंटू 1 2/1, तो आंसर आएगा 1/2 यानी 1:2 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक ही पदार्थ से बने दो तारों की लंबाइयों और त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है। उन तारों की लंबाइयों में समान वृद्धि करने के लिए आवश्यक बलों का अनुपात होगा। The ratio of length and radii of two wires made of the same material is 2:1. The ratio of force required to increase the length of those wires equally will be, फर्स्ट ऑप्शन है 1:4 यानी 1:4, सेकेंड 1:2 यानी 1:2, थर्ड ऑप्शन है 2:1 यानी 2:1 और फोर्थ ऑप्शन है 8:1 यानी 8:1। अब क्या प्रश्न ध्यान से देखें तो लिखा एक ही पदार्थ से बने, यानी कि बाई की वैल्यू सेम दी गई है। फिर लिखे दो तारों की लंबाई और त्रिज्याओं का अनुपात, तो वो इस तरह से है 2:1 L1 L2 और R1 R2। आगे कहते हैं उन तारों की लंबाइयों में समान वृद्धि करनी है, यानी हमको इस बार चेंज कर दिया है कि L1 इक्वल टू L2 है, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू है, बराबर वैल्यू है। अब वो चाहते क्या है तो बोलते हैं बलों का अनुपात क्या होगा, यानी हमको चाहिए F1 अनुपात F2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो F1 और अनुपात यदि हम इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो हमारे पास है y इक्वल टू FL अपॉन पाई आर स्क्वायर L, यानी इस बार हमारे पास F फाइंड आउट करना है और L सेम दिया गया है, L की वैल्यू सेम है। तो जो सेम है यानी y को कांस्टेंट मान लेते हैं, पाई को कांस्टेंट मान लेते हैं, r को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो हमारे पास आएगा F इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमारे पास फार्मूला बनेगा F1 अपॉन F2 इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इंटू L2 अपॉन L1, ये हमारा फार्मूला बनेगा। R1 अपॉन R2 की वैल्यू है 2:1, स्क्वायर करके लिखेंगे तो आएगा 4/1 इंटू L2 अपॉन L1, तो L2 अपॉन L1 पलट के लिखना 1/2, काटेंगे तो उत्तर आएगा 2/1, यानी कि हमारा आंसर होगा 2:1, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सही ऑप्शन है 2:1। प्रश्न 18, एक ही पदार्थ से बने दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है। यदि दोनों तारों को समान बल से खींचा जाए तो उन पर लगने वाले प्रतिबलों का अनुपात होगा 1:4, 1:2, 2:1 और 8:1। The ratio of the radii of two wires made of the same material is 2:1. If both the wires are pulled with the same force, then the ratio of stress applied on them will be, प्रतिबल का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी F अपॉन A, या हम लिख सकते हैं प्रतिबल इक्वल टू F अपॉन पाई आर स्क्वायर, यानी कि प्रतिबल का हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते थे बल अपॉन क्षेत्रफल, ये F अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई चूंकि कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F अपॉन आर स्क्वायर। और क्वेश्चन बोल रहा है कि F भी कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं कि प्रतिबल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्वेश्चन के अनुसार R1 और R2 का जो रेशो दिया है R1:R2 इक्वल टू 2:1, यदि हम प्रतिबलों का अनुपात निकालेंगे तो प्रतिबल को मान लीजिए हम S से डिनोट करते हैं, तो S1 अपॉन S2 इक्वल टू आएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, और R2 की वैल्यू इसके अनुसार 1 है और R1 की वैल्यू 2 है, तो आएगा 1/4। हमारा सही ऑप्शन होगा 1:4 यानी 1:4। प्रश्न 19, सामान्यतः किसी वस्तु के दृढ़ता गुणांक का मान उसके यंग प्रत्यास्थता गुणांक के मान की तुलना में, नंबर 1
कम होता है, नंबर 2 अधिक होता है, नंबर 3 बराबर होता है और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। जनरली एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ यंग मॉड्यूलस, द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस, मोर, इक्वल, नन ऑफ दीज। किसी भी पदार्थ का यंग मॉड्यूलस बाय उसके मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि जड़ता गुणांक की तुलना में लगभग 3 गुना होता है, या उल्टा बोल सकते हैं ईटा की वैल्यू y/3 होती है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू फॉर्मूले से निकाली जाएगी, ये लगभग मान है। चूंकि हमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए हम यहाँ इसके आधार पर कह सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यानी दृढ़ता गुणांक की वैल्यू यंग मॉड्यूलस की तुलना में कम होती है, क्योंकि हमने यह 3 से डिवाइड किया है। तो ऑप्शन आएगा लेस यानी कि कम होती है। क्वेश्चन 20, 1 मिलीमीटर त्रिज्या के तार को तोड़ने के लिए 10 न्यूटन के बल की आवश्यकता होती है। 3 मिलीमीटर त्रिज्या के तार को तोड़ने के लिए बल की आवश्यकता होगी। A force of 10 Newton is required to break a wire of 1 millimeter radius. The force required to break a wire of 3 millimeter radius would be, first option 10 Newton 10 Newton, 30 यानी 30 न्यूटन, 90 यानी 90 न्यूटन और 10/3 न्यूटन। ये 4 ऑप्शंस हैं। किसी भी तार को तोड़ने के लिए जब हम बल F लगाते हैं तो उससे संबंधित जो स्ट्रेस ऑफ ब्रेकिंग यानी कि त्रोटन प्रतिबल होता है, त्रोटन प्रतिबल, उसका फॉर्मूला तो F/A होता है और ये एक वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है। चूंकि ये पदार्थ पर निर्भर करता है तो हमारे प्रश्न का पदार्थ तो एक ही है, केवल उसकी रेडियाई में अंतर आ रहा है। तो इसके आधार पर यदि हम इसको कांस्टेंट वैल्यू माने तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E पर आएगा, और A की वैल्यू चूंकि πr² होती है इसलिए हम लिखते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² आएगा। अब प्रश्न ये कह रहा है कि पहले इनिशियल कंडीशन में r की वैल्यू 1 थी तो F की वैल्यू 10 थी। अब प्रश्न ये कह रहा है कि हमें r की वैल्यू 1 से बढ़ाकर 3 कर दें तो F की वैल्यू कितनी बढ़ेगी। तो यदि हम 1 रखने पर यहाँ 10 आता है तो 3 का स्क्वायर करें यानी 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा, तो इसका मतलब ये भी 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए आंसर आएगा 90 न्यूटन, यानी हमें 90 न्यूटन बल की आवश्यकता पड़ेगी उस तार को तोड़ने के लिए यदि उसकी त्रिज्या 1 मिलीमीटर से बढ़कर 3 मिलीमीटर हो गई हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स लेकर हाजिर होंगे।